हेलो गाइस, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर जोरो एनिमे पर स्वागत करता हूँ। आज मैं जो मैनवा आपके लिए लाया हूँ वो काफी मजेदार और रहस्यमयी है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह पसंद आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। राक्षसी ऊर्जा के टुकड़े को अंदर लेके शानयान की शारीरिक क्षमताएं और उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं और उसे ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो पूर्ण जीवित हो गया हो। हकाबे बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास है शानन, मुझे वो चीज वापस दो जिसे मैं चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद शानन सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ। उसका साथी बोलता है कि वो जल्दी यहाँ से गुजरने वाले हैं। दूसरे राजकुमार को प्रतिनिधि मंडल के सीमा पार करने से पहले पकड़ो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे खो दोगे तो उसे मार देना। फिर हमें दूसरी तरफ प्रतिनिधि मंडल को दिखाया जाता है और रोजिन भी वहीं होती है। रोजिन सोचती है कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है, कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि यह पूरा उस दिन की तरह है। फिर हमें असली रोशनी के द्वारा कई कई बातें याद आती हैं कि मुझे उस दिन मर जाना चाहिए था। मैं उन्हें बचा नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत कमजोर थी। तभी परछाई वाली रोशनी को कुछ महसूस होता है और वह मन में सोचती है कि बारिश के कारण मेरी सुनने की शक्ति कम हो रही है। दाएं बाएं और पीछे कुछ और लोग हमारे रास्ता रोकने के लिए खड़े हुए हैं। हम पूरी तरह से गिर चुके हैं। तभी कैप्टन स्टेस को भी कुछ महसूस होता है और वो जोर से चिल्लाकर बोलता है कि रुको और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, गाड़ी की रक्षा करो। तभी ही सामने से हत्यारे आ जाते हैं। हत्यारों का लीडर बोलता है कि हिक्सला की आत्मा हमारे साथ है। यह सुनकर स्टेस हंसकर बोलता है कि यह एक सिंह है, हमारे साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि उसे दोनों पक्षों को आशीर्वाद देना होगा। इसलिए हिक्सला की आत्मा शायद काफी व्यस्त होगी, है ना। यह सुनकर हथियारों का लीडर गुस्सा हो जाता है और सीधा कैप्टन स्टेस पर हमला कर देता है। यह देखकर स्टेस सोचता है कि यह कितनी अविश्वसनीय शक्ति है। और फिर तभी वो अपने नाइट से कहता है कि नाइट्स, प्लान को एक्सिक्यूट कर दो। हथियारों का लीडर उन पर दोबारा हमला कर देता है कि तभी पीछे से दूसरे राजकुमार की गाड़ी उनके पास आ जाती है और वहां से भाग जाती है। यह देखकर हथियारों का लीडर बोलता है कि दूसरे राजकुमार की गाड़ी भाग रही है और दूसरी गाड़ी इसकी विपरीत दिशा में जा रही है। ये तो कायरों की तरह भाग रहे हैं, कितने तुच्छ कमीने हैं। ऐसा कहकर वो फिर से कैप्टन स्टेस पर हमला कर देता है। हमले से बचकर कैप्टन स्टेस कहता है कि क्या बचाव करना और भागना मनुष्यों की सबसे बेहतर रणनीति नहीं है। और तभी कैप्टन स्टेस अपने घोड़े पर बैठ जाता है और वहां से भाग जाता है। यह देखकर हथियारों का लीडर सोचता है कि यह तो उस दिशा में भाग रहा है जहां सफेद गाड़ी भाग रही थी। फिर वह अपने हथियारों से कहता है कि ग्रुप 1 और 2 मेरे पीछे आओ और सफेद गाड़ी का पीछा करो। ग्रुप 3 विपरीत दिशा में भाग रही गाड़ी का पीछा करो और ग्रुप 4 यहाँ रुककर इन लोगों का ख्याल रखो। तभी शाहनान पीछे देखता है और मन में सोचता है कि यह गाड़ी यहाँ क्या कर रही है, क्या राजकुमार ने इन्हें कोई आदेश नहीं दिए। फिर शानन अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कह देता है और फिर मन में दोबारा सोचता है कि नहीं, ये काफी शक भरा है, शायद ये दूसरे राजकुमार की रणनीति का हिस्सा है। तभी रोशनी सामने आ जाती है, जिसे देखकर शानन सोचता है कि रुको, यह तो एक महिला है, शायद ये पीछे छोड़ दिए गए व्यक्तियों में से है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है, इन सबको मार दो। ये सुनते ही सभी हत्यारे रोशिन पर हमला कर देते हैं और शाहनान रोशिन के ऊपर कूदकर सीधा गाड़ी पर हमला कर देता है और बोलता है कि कितना बोरिंग है, इतने लोगों के होने के कारण मुझे हाथ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी शाहनान यह देखकर हैरान रह जाता है कि राक्षसी ऊर्जा के टुकड़े से मजबूत हुए एक सदस्य को वो बड़ी आसानी से फेंक देती है। इससे पहले कि शाहनान कुछ और सोचता, रोजिन जल्दी से ऊपर कूदती है और उन सभी हथियारों को मार डालती है। यह देखकर शानन घबरा जाता है। वो सोचता है कि यह आखिर मैंने क्या देख लिया। तभी रोजिन सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था, ऐसा प्रतीत होता है कि हर व्यक्ति के पास असामान्य प्रबल राक्षसी ऊर्जा विद्यमान है। रणनीतिकार तरीके से कहूँ तो हम काफी नुकसान में हैं। इस खतरे को सहने के लिए हमें भी मजबूत बनना होगा। सबसे शक्तिशाली चीज की ताकत से जिसे मैंने खाया था, उस जानवर की शक्ति। ऐसा कहकर रोसलिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है और सीधा उन हथियारों पर हमला कर देती है। इसे देखकर डैम हिल भी हैरान रह जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा किया कैसे। शाहजहां भी यह देखकर हैरान रह जाता है और मन में सोचता है कि आखिर इस नाइट का स्वभाव कैसा है। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, मुझे इसे याद रखना चाहिए। लेकिन अभी सबसे पहले मुझे इस गाड़ी में बैठे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करनी है।
मुझे इसे देखकर दूसरे राजकुमार का पीछा करना होगा। शानन तभी यह देखकर हैरान रह जाता है कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। वो मन में सोचता है कि ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो आखिर गया कहाँ? क्या उन्होंने जानबूझकर इसे खाली छोड़ दिया था? एक मिनट सोचने की बात है। भले इनमें से कुछ कुशल नाइट्स हों, लेकिन फिर भी हम उनसे संख्या में काफी ज्यादा हैं। जब तक यह लड़ाई लंबी ना हो जाए, जिन लोगों को भी नीचे उतारा गया है, वे सभी ब्लैक मून के सदस्य हैं। आखिर क्या क्या मैंने यहाँ मिस कर दिया? दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हथियारों का लीडर अपने साथियों के साथ गाड़ी का पीछा कर रहा होता है कि तभी वो पीछे देखता है कि मैक्रोन एक चील में बदलकर सबको एक के बाद एक मार रही है। ये देखकर हथियारों का लीडर रुक जाता है और मैक्रोन पर हमला कर देता है, लेकिन मैक्रोन से बच जाती है। हथियारों का लीडर सोचता है कि एक चील, आखिर एक चील ही क्यों? मैंने सुना है कि जब इडेलवियम आशीर्वाद देने के लिए प्रकट होती है तो वो एक चील के रूप में आती है। क्या इलेवेनिया का दूसरा राजकुमार इडेलवियम या किसी और के संरक्षण में है? क्या बकवास है। ऐसा कहकर हथियारों का लीडर कैप्टन स्ट्रेस पर हमला कर देता है, लेकिन मैक्रोन तभी जल्दी से आकर उस हथियार को पकड़ लेती है और कैप्टन स्ट्रेस को बचा लेती है। यह देखकर एक हत्यारा बोलता है कि यह तो पागलपन है, इस चिड़िया ने तो तलवार को ही पकड़ लिया। यह सुनकर मैक्रोन गुस्सा हो जाती है और उस हथियारे पर हमला करने लग पड़ती है। हथियारों का एक लीडर बोलता है कि अरे बचने की कोशिश करो, जो गिर गए हैं उन पर छलांग लगाओ और जिन्हें हमने छोड़ दिया है उनको काट डालो, यह ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तभी कैप्टन स्टेसी यह देखकर हैरान रह जाता है कि उनके रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पेड़ गिरा है। हथियारों का लीडर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम बिना किसी तैयारी के बस इंतजार कर रहे थे? पकड़म पकड़ाई का खेल खत्म हो गया है, अभी के अभी दूसरे राजकुमार को हमें सौंप दो। तभी गाड़ी से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और हथियारों का लीडर ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि राजकुमार तियास होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोजन एक के बाद एक हथियारे को मार रही होती है और वो अकेली नहीं बल्कि सर रेमंड भी उसका साथ दे रहा होता है। तभी रेमंड के पीछे से एक व्यक्ति आता है और रेमंड को लगी चोट को ठीक कर देता है। ये देखकर रेमंड उसे धन्यवाद कहने वाला होता है कि तभी पीछे से शायनान उस व्यक्ति पर हमला कर देता है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसके हमले को रोक लेता है। ये देखकर शायनान हैरान रह जाता है और कहता है कि मैं जानता था। जी हाँ दोस्तों, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजकुमार रिचार्डिस होता है। फिर हमें रिचार्डिस के द्वारा बनाए गए प्लान के बारे में बताया जाता है कि हकाबे का पक्ष मुझे जल्दबाजी में मारने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरी दिव्य शक्तियां चाहता है। स्टेस बोलता है तो वे आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, है ना माम? हाँ, इसलिए वे उस फ्रैगमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वे सतर्क हैं, तब तक हमें उन्हें अधिक से अधिक ग्रुप्स में विभाजित करना होगा। मुझे नहीं लगा था कि राजकुमार हगाबे सिर्फ संख्या में आगे निकलकर जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे इसकी पुष्टि होती है। यदि ऐसे मनुष्य हैं जो राक्षसी ऊर्जा के इस प्रबल शक्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि यह एक अविश्वसनीय जैविक हथियार है? फिर हमें दोबारा लड़ाई को दिखाया जाता है। रिचार्डी सोचता है कि मैंने जैसे सोचा था वैसे ही है। इसका जोर असाधारण है। मुझे नहीं पता कि इसने उस टुकड़े का इस्तेमाल किया कैसे है। क्या उसने इन्हें इसके शरीर में लगाया है? तभी रिचार्डिस सामने से वार करने ही वाला होता है कि उसके वार करने से पहले ही रोजन पीछे से वार कर देती है। रिचार्डिस रोजिन की ओर देखता है और कहता है कि रोजिन, मुझे नहीं लगता कि मेरा दिल इसे सहन करेगा, इसलिए मैं तुमसे कृपा करूंगा कि युद्ध में एक हथियार का इस्तेमाल करो। फिर हमें दोबारा प्लान किस में हुई बातों को बताया जाता है, जिसमें रिचार्ड्स बोलता है कि सामान्य परिस्थितियों में यह एक हारी हुई लड़ाई होगी, लेकिन अगर मैं इसमें हार कर देता हूँ तो चीजें दूसरी दिशा में जा सकती हैं। जब तक तुम सब मेरी दिव्य शक्ति में होगे, तुम्हें आसानी से चोट नहीं पहुंचेगी। कैप्टन स्ट्रेस बोलता है कि यदि ऐसा है तो भी युद्ध में भाग लेना बहुत लापरवाही होगा महामहिम। रिचार्डिस बोलता है कि यदि हम सीधी सादी रणनीति को लेकर लड़ते हैं तो हमारा अंतिम परिणाम पूर्ण विनाश ही होगा। इस विधि के साथ भी सबके बचने की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हमारे जीत की थोड़ी सी संभावना बढ़ जाती है तो मैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ। फिर हमें कैप्टन स्ट्रेस को दिखाया जाता है। कैप्टन स्ट्रेस ऊपर की ओर देखता है और फिर दियास की तरफ देखकर उसे भागने के लिए कहता है। फिर राजकुमार दियास वहां से भाग जाता है। हथियारों का लीडर यह देखकर बोलता है कि उन्हें जाने दो, हमारा लक्ष्य दूसरा राजकुमार है। यदि पांचवा राजकुमार इसके युद्ध से बचने की उम्मीद थी, यदि यहाँ है तो इसका मतलब कि इस गाड़ी में दूसरा राजकुमार नहीं है।
लेकिन ये बिना मतलब के इतना संघर्ष क्यों करेंगे? क्या वो घृणित पक्षी अभी तक चला गया है? मैं वापस जाऊंगा, वो दूसरे राजकुमार का पता लगाऊंगा। ग्रुप 1 पीछे रहें और आदेश अनुसार पीछा करने के लिए इधर उधर फैल जाएं, और बाकी बचे लोग वापस आने से पहले इन सभी कमीनों को काट डालना। कैप्टन स्ट्रेस बोलता है कि अब हमारा एकमात्र उद्देश्य जीवित रहना और उनके पास वापस जाना है। यह सब कुछ राजकुमार रिचार्ड्स के लिए है। दूसरी तरफ डैमेल और सर रेमंड एक के बाद एक हत्यारे को मार गिरा रहे होते हैं। डैमेल पूछती है कि अभी और कितने बचे हैं। रेमंड बोलता है कम से कम 5 या 6। तभी नाथन भी बोलता है कि बस 5 और। नाथन मन में सोचता है कि अब तक सफेद गाड़ी का पीछे करने वाले हथियारों को समझ आ गया होगा कि यह बस महज एक चारा था। हमें महामहिम के साथ जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। रोजिन एक के बाद एक हथियारे को जान से मार देती है। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ हथियारे नहीं मर रहे होते, बल्कि उनके साथी भी एक के बाद एक मर रहे होते हैं। तभी नाथन बोलता है कि महामहिम हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हम गिरे हुए हैं, इसलिए हमें पहाड़ों से निकलना होगा। और नाथन बोलने वाला होता है कि तभी पीछे से शानान उठता है और अपने चाकुओं से उन पर हमला कर देता है। वो चाकू रिचार्ड्स को लगने वाले होते हैं कि तभी रोलिन तेजी से दौड़कर आती है और राजकुमार को उठाकर ले जाती है, और डैमेल भी उन चाकुओं को अपने तलवार की मदद से रोक देती है। शानान कुछ करने वाला होता है कि तभी पीछे से सर रेमंड उसकी पीठ पर वार कर देता है और उसे जान से मार गिराता है। डैमेल रिचार्डिस से पूछती है कि माँ मैम क्या आप ठीक हैं? रिचार्डिस बोलता है हाँ तुम्हारा धन्यवाद, हमने काफी समय बर्बाद कर दिया है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी रोसलिन की नजर उसके कपड़े पर लगे खून की तरफ जाती है, जिसे छूकर वो कहती है कि यह झंझनाहट ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन स्टेस बहुत ही बुरी हालत में है और हत्यारे ने अपनी तलवार उसके आर पार कर दी है। हत्यारा बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी देर तक टिक पाओगे, अब ये तुम्हारा अंत आ गया है। इससे पहले हत्यारा कुछ करता उसे कुछ महसूस होता है। वो जैसे ही पीछे गिरकर देखता है कि तभी उस पर कोई हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। कैप्टन स्ट्रेस सामने की तरफ देखकर एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा भालू खड़ा था। यह खून से लथपथ भालू कोई और नहीं बल्कि मैक्रोन होती है, जो कि अब एक भालू के रूप में बदल गई है। सभी हत्यारे भालू को देखकर घबरा जाते हैं, और यहाँ तक कि नेस्टर भी हैरान रह जाता है कि एक भालू यहाँ क्या कर रहा है। भालू एक के बाद एक हत्यारे को मार गिराता है, जिसे देखकर नेस्टर और सभी नाइट्स के तो मानो होश ही उड़ गए हों। मैक्रोन सभी हथियारों को मार रही होती है कि कैप्टन स्ट्रेस बोलता है मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आखिरकार हमें सांस लेने की जगह मिल गई है। और फिर कैप्टन स्ट्रेस सही सलामत नाइट्स को घायल नाइट्स को वापस लाने के लिए कह देता है। मैक्रोन को इस तरह हमला करते हुए देखकर सभी हथियारे डर जाते हैं और भागने की प्रयास करते हैं। मैक्रोन भयानक नजरों के साथ सबकी ओर देखती है, जिसे देखकर नाइट्स भी डर जाते हैं। फिर मैक्रोन मन में सोचती है कि तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। ऐसा कहकर वो उन भाग रहे हथियारों को भी मारने लग पड़ती है। तभी सर पार्डिक्ट कैप्टन स्ट्रेस से बोलता है कि क्या आपने इसे महसूस किया? यह जानवर जब यह प्रकट हुआ तो इसका फर खून से भीगा हुआ था। मेरा मानना है कि महामहिम का अनुसरण करने वाले ग्रुप पर पहले ही हमला हो चुका है। मैं जानता हूँ कि यह हमारे लिए भाग्यशाली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उन बदमाशों ने भालू का क्रोध भड़काने के लिए कुछ किया होगा? यह सुनकर कैप्टन स्ट्रेस बोलता है कि किसे पता, हालांकि हम नहीं जानते कि यह क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने अवश्य ही इसके लिए कोई मूल्यवान चीज खतरे में डाली होगी। दूसरी तरफ राजकुमार अपने साथियों से पूछता है कि क्या सभी ठीक हैं? हम लगभग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, हमें जल्दी करनी होगी इससे पहले कि फिर से बारिश शुरू हो जाए। तभी डे मेल गिरने ही वाली होती है कि तभी रोजन उसे पीछे से पकड़कर बचा लेती है और कहती है कि माँ महिम, डे मेल को कुछ हो गया है। सर रेमंड और राजकुमार रिचार्डिस आगे बढ़कर डे मेल को देखते हैं कि उन्हें दिखता है कि उसके हाथ में जो नसें काली दिख रही हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि फ्रैगमेंट की लत के लक्षण हैं। टेम हेल की यह हालत देखकर रोजन सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था, क्या उन चाकुओं में जहर लगा हुआ था? इस शरीर को जो लक्षण अनुभव हो रहे हैं,
रिचार्ड इस डेमेल के हाथ को ठीक करने की कोशिश करता है। वो अनेक प्रयास करता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। डेमेल बोलती है कि माँ महिम, आपने पहले ही युद्ध के दौरान अपनी बहुत सारी ताकत खर्च कर दी है। आपको अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आपको अपनी ताकत बचा कर रखनी चाहिए। यह सुनकर रिचार्ड्स बोलता है कि डेम हेल, हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बस थोड़ा और आगे जाना है, इसलिए कृपया। कि तभी डेम हेल अपनी तलवार बाहर निकालती है और जमीन में गाड़कर रिचार्ड्स के सामने झुक जाती है और कहती है कि मैं अलग दिशा में चली जाऊंगी। अगर मैं रास्ते पर ट्रैक्स बनाऊं तो शायद मैं दुश्मनों को भ्रमित कर सकूं। महामहिम, इज़ेल भी आप पर अपना प्रकाश चमकाएं। फिर डेम मेल रोजिन तरफ जाती है और उसे कहती है कि डेम रोजिन, प्लीज महामहिम का ध्यान रखना। ऐसा कहकर डेम मेल वहां से चली जाती है और रोजिन भी अपनी चोट के बारे में सोचने लग पड़ती है। दूसरी तरफ हथियारों का लीडर यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके सभी हथियारों को नष्ट कर दिया गया है। फिर वो लीडर अपने मन में सोचता है कि एक चील और एक भालू हमारे रास्ते में बहुत बाधाएं आई हैं। आखिर यहाँ क्या हुआ होगा? चलो देखते हैं, शायद यहाँ कोई क्ल्यू मिल जाए। तभी उस लीडर की नजर शानन पर पड़ जाती है और वो देखता है कि उसके हाथ में फ्रैगमेंट की एक शीशी है। वह शानन के पास जाकर बोलता है कि यह तो दूसरे ग्रुप का लीडर शानन है। जैसे मैंने सोचा था, यह फ्रैगमेंट की शीशी है। मैंने उसे कहा था कि जब तक कोई बहुत ही आपातकालीन स्थिति ना हो, वह इसे ना ले जाए। राजकुमार के लिए यह कितना अपमानजनक है। उन चूहे जैसे कमीनों का पता लगाओ और हर एक को मार डालो। दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर पहुंचकर नाथन बोलता है कि क्योंकि हम इतने दूर आ चुके हैं, इसलिए उनके लिए अंधेरे में हमारे पक्षियों को खोजना कठिन होगा। मुझे लगता है कि महामहिम, आपके लिए यह सबसे अच्छा होगा कि आप थोड़ी देर आराम करें। रिचार्डिस बोलता है कि ठीक है, अब सभी को थोड़ा आराम करना चाहिए, क्योंकि जब बाहर फिर से रोशनी होगी तो हमें चलना होगा। रोजिन अपने बैग से कुछ निकालती है और राजकुमार से कहती है कि ये लीजिए महामहिम, कुछ खा लीजिए। रिचार्डिस बोलता है कि डेम रोजिन, क्या तुम यहाँ हो? रोजिन मन में सोचती है कि अरे हाँ, मनुष्य अंधेरे में ठीक से देख नहीं सकते। फिर रोशन कहती है कि क्या आप मुझे नहीं देख सकते? रिचार्डिस बोलता है कि यहाँ काफी अंधेरा है, क्या तुम यहाँ हो रोजलिन? इससे पहले कि रिचार्डिस कुछ और बोलता, रोजलिन सीधा रिचार्डिस के मुंह में खाना डाल देती है। यह देखकर रिचार्डिस मन में सोचता है कि इसने इसे मेरे मुंह में सिर्फ इसलिए ठूस दिया क्योंकि मैंने इसे पहली बार में उसे नहीं लिया था। कि यह सही है? तभी रोजिन काफी पास आकर रिचार्डिस के मुंह के पास एक कुकी ले आती है। रिचार्डिस मन में सोचता है कि यह मेरे इतने पास कब आई? फिर चार्ल्स बोलता है कि क्या तुम सीधे इसे मेरे हाथ में नहीं रख सकती? रोजिन बोलती है कि अरे हाँ, सही कहा। थोड़े पास में ही रेमंड और नाथन पहरा दे रहे होते हैं। रेमंड पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है डेमेल कितनी दूर पहुंच गई होगी? यह सुनकर नाथन बोलता है कि इससे पहले कि आप बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर दें, थोड़ा सा सो लें। हमने एक मान बलिदान के माध्यम से ये सफलता प्राप्त की है। यह सुनकर रेमंड बोलता है, हाँ, मुझे उम्मीद है कि कल तक बारिश रुक जाएगी। इनकी बातें सुनकर रिचर्डसन मन में सोचता है कि हमने इसे एक मार बलिदान के द्वारा हासिल किया। एक बार फिर मेरे अस्तित्व का बार भारी हो गया है। थोड़ी देर के बाद रिचर्डस उठता है और देखता है कि उसे कुछ गुदगुदी हो रही है। वो ऊपर देखता है और कहता है कि अरे, यह तो डेम रोजन के बाल हैं। एक मिनट रुको, उसके बाल मेरे मुंह के सामने अभी नहीं होने चाहिए। तभी रिचार्ड देखता है कि वो डेम रोजन के लातों में सोया हुआ है, उसे एक सराहने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रोसलिन भी सोई हुई होती है। तभी रिचार्ड उसकी ओर देखता है कि तभी उसके दिल में कुछ होता है और वो सोचता है कि यह क्या था। तभी रिचार्ड वहां से उठ जाता है और शर्म के मारे पूरा का पूरा लाल हो जाता है। तभी रोजलिन पूछती है कि क्या आपको ढंग से नींद आई? रिचार्ड रोजलिन की तरफ देखता है और कहता है कि हमें अभी काफी दूर जाना है। तुमने ऐसा काम क्यों किया, ये जानते हुए भी कि जिससे तुम्हारे पैरों में तनाव आएगा? रोजिन बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिचार्ड मन में सोचता है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। रोजिन बोलती है कि मैंने आपको अपना हाथ देने की कोशिश की क्योंकि आप जमीन पर सो रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि मेरी गोद अधिक आरामदायक होगी।
क्या मेरी गोद आपको संतुष्ट नहीं करती है तो मैं आपको अपनी बाहें दे दूंगी। रिचार्डिस बोलता है, कृपया मुझे कोई भी प्रस्ताव ना दें। अगले दिन सुबह के समय रेमंड बोलता है कि दुर्भाग्यवश आज का दिन काफी चमक रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आज बारिश होगी। रिचार्डिस बोलता है, यह काफी राहत की बात है। रेमंड बोलता है, रोशनी तुम कहाँ जा रही हो? रोशनी बोलती है, मैं थोड़ी देर के लिए उस क्षेत्र का निरीक्षण करने जा रही हूँ। रेमंड बोलता है, हम सामान पैक करने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए ज्यादा दूर मत जाना। रिचार्डिस को फिर से कुछ होने लगता है। रेमंड पूछता है, क्या हुआ? रिचार्डिस बोलता है, कुछ नहीं। पेड़ में चढ़ने के बाद रोज़ेन अपनी चोट को देखती है और मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि यह एक इंसान का शरीर है, लेकिन रिकवरी दर बहुत धीमी है। क्या यह फ्रैगमेंट का प्रभाव है? कैसा रहेगा अगर इस जहर के बढ़ने से पहले मैं अपना हाथ काट डालूं? रोशिन चाकू आगे बढ़ाती है और हाथ काटने वाली होती है कि तभी वह एकदम से रुक जाती है और कहती है कि नहीं, वर्तमान स्थिति में यदि मेरा हाथ और कंधा पूरी तरह से गायब हो जाए तो यह अधिक खतरनाक साबित होगा। युद्ध के दौरान मेरा संतुलन भी बिगड़ जाएगा। अभी के लिए मैं इसे रहने देती हूँ। यह अभी के लिए ठीक है क्योंकि मैं अभी हिल सकती हूँ। तभी रोशिन को आसमान में एक चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वो कहती है, मैक्रोन। अरे नहीं, यह मैक्रो नहीं है। यह तो, अरे एक मिनट, यह तो एक हमला है। महामहिम खतरे में है। ऐसा कहकर फ्रोजन जल्दी से वहां चली जाती है और सीधा रिचार्ड्स के पास पहुंचकर उन्हें कहती है कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। प्लीज आप पहले जाएं, मैं यहाँ रुकूंगी। रिचार्ड्स बोलता है, तुम क्या बोल रही हो? रेमंड भी बोलता है, तुम क्या बोल रही हो रोजिन, तुम आखिर पीछे क्यों रुकोगी? रोजिन कहती है, अभी के अभी चले जाओ, वो ज्यादा दूर नहीं है। दुश्मन काफी तेजी से आ रहे हैं, किसी न किसी को तो पीछे रुकना होगा और उनका ध्यान भटकाना होगा। यह सुनकर रिचार्ड्स बोलता है कि लेकिन तुम्हें वो व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है डेम। रोसेन बोलती है कि वो फ्रैगमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहतर हुआ कि मैं पीछे रुकूं। यह सुनकर रिचार्ड्स बोलता है कि क्या फ्रैगमेंट तुमसे दूर भागता है? क्या बेवकूफी वाली बातें कर रही हो? कि तभी रोज़ेन अपना कपड़ा हटा देती है और उन्हें अपनी चोट को बता देती है और कहती है कि मुझे पहले से ही एक लत विकसित हो गई है। हालांकि इसकी प्रगति काफी धीमी है, लेकिन इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह फ्रैगमेंट से ही है। यह देखकर रिचार्ड से एकदम से घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी पीछे से नाथन भी बोलता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए मामहीम, हर सेकंड मायने रखता है, जैसा कि डेव लोचिन ने कहा है। तभी रिचार्डिस को उसके नाइट्स के द्वारा कई कई बातें याद आती हैं कि प्लीज आपको जीवित रहना होगा मामहीम, आपको जीवित रहना होगा। हम आपके लिए कदम के पत्थर बनेंगे ताकि आपका चलना व्यर्थ ना हो। अतः कृपया अपने प्रत्येक कदम में इदिलबीम की महिमा को अपनाएं। उन बातों को याद करके रिचार्ड से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि तभी रोजिन उसके दिल पर हाथ रखकर कहती है कि माँ हमें आपको आगे बढ़ना होगा। रोजिन जाने वाली होती है कि तभी रिचार्डिस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रोजिन, मैं रुक नहीं सकता, इसलिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। ऐसा कहकर रिचार्डिस रोजिन के सिर पर किस कर देता है, जिसे महसूस करके रोजिन काफी खुश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद रोशनी पेड़ पर चढ़कर उस चील की ओर देखती है और उस पर अपने चाकू से वार कर देती है और उस चील को मार गिराती है। और फिर वो महसूस करती है कि कम से कम 12 हथियारे हैं, जितना उसने सोचा था उससे काफी कम। फिर रोजलिन उन हथियारों के सामने आ जाती है। हथियारों का लीडर उसे देखकर कहता है कि तुम अकेले ही हमारे खिलाफ खड़े होने के लिए बहुत बहादुर हो। यदि तुम राजकुमार को सौंप दोगी तो मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। बेहतर होगा कि तुम हमारा सहयोग करो, यदि तुम अपने उस साथी की तरह नहीं बनना चाहती जिससे कि हमने अंग अंग तोड़ दिए। ऐसा कहकर वो लीडर डेमेल के बालों का टुकड़ा रोशनी के हाथों में फेंक देता है और कहता है कि चूहे जैसे छोटे शैतानों के लिए तुमने निश्चित रूप से कुछ परेशान करने वाले जाल बिछाए हैं। वो मरती हुई कुत्ती बहुत कठोर थी। यह देखकर रोशनी काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मरने वाले तुम हो, कोई भी यहाँ से जीवित वापस नहीं जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि अब मुझे किसी और चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ रोजिन सभी हथियारों को मारने शुरू हो जाती है और वो एक के बाद एक हथियारे को मारते ही जाती है।
फिर रोज़िन मन में सोचती है कि मेरी गतिविधियों के बढ़ने के कारण जहर जल्दी से फैल रहा है। मुझे इसे जल्दी से लपेटने की ज़रूरत है ताकि यह पूरी तरह से फैल ना जाए। यह गया 9 माह और यह गया 10 माह और ये 11 माह। लेकिन तभी पीछे से हथियारों का लीडर अपनी तलवार रोशनी के पीठ पे घुसेड़ देता है। लेकिन रोशनी बिना किसी रिएक्शन के उसकी तरफ देखती है। यह देखकर हथियारों का लीडर काफी घबरा जाता है। रोशनी कहती है, और यह रहा आखिरी। हथियारों का लीडर सोचता है कि यह कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा दबाव और बल। रोजिन अपनी पीठ से तलवार निकालकर बोलती है कि तुम्हारे अलावा हमारा कोई और पीछा कर रहा है। हथियारों का लीडर मन में सोचता है कि यह इंसान नहीं हो सकता, और फिर वो रोजिन से कहता है कि जैसे ही हमें यह पता चल गया कि यह चाह रहा है, हमें साथ में मिलना था। रोजिन पूछती है, कितने हैं? हथियारों का लीडर कहता है कि 11 और 20 का एक और ग्रुप। फिर वह मन में सोचता है कि एक दानव या एक राक्षस, नहीं, यह शायद उनसे अलग है। फिर हथियारों का लीडर रोशन से बोलता है कि क्या तुम शायद किसी सहयोग से ग्रीन टेंडारियन तो नहीं? यह सुनते ही रोजिन बिना देरी किए उसका गला काट देती है और फिर कहती है कि अंत तक भी ये बकवास कर रहा था साला। दूसरी ओर रिचार्डिस और उसके साथी भाग रहे होते हैं कि तभी रिचार्डिस रुक जाता है और पीछे घबरा कर देखता है। लेकिन वहां पीछे उसे एक नन्हे खरगोश के अलावा कुछ नहीं दिखता है। रिचार्डिस की यह हालत देखकर नाथन घबरा जाता है। रिचार्डिस फिर उनसे माफी मांगता है और आगे चलने के लिए कह देता है। थोड़ी देर के बाद वे सभी एक घर में पहुंच जाते हैं। नाथन बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम यहाँ सबसे पहले आए हैं। यह सुनकर रिचार्डिस मन में सोचता है कि हम यहाँ सबसे पहले पहुंचे हैं। मैं ऐसा मानना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि हमारे इस अभियान में कितने लोग जिंदा बचेंगे। ऐसा सोचकर रिचार्डिस एकदम से परेशान हो जाता है, जिसे देखकर नाथन कहता है कि माँ महिम, बेहतर होगा कि आप थोड़ा आराम कर लें। रिचार्डिस ठीक है कहकर सो जाता है। थोड़ी देर के बाद रिचार्डिस एक सपना देख रहा होता है, जिसमें वह कहता है कि रोजिन, क्या तुम हो? रोजिन कहती है कि क्या आप ठीक है माँ महिम? रिचार्डिस सोचता है कि क्या ये एक सपना है। भले ही मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथों में पकड़ने के लिए कभी कोई ऊंची चीज नहीं होती, इसलिए मैं थक गया हूँ डेम रोसलिन। रोसिन कहती है कि मैं आपके लिए खरगोश पकड़ूंगी। अगर आप कुछ स्वादिष्ट खाओगे तो आपको अपनी ऊर्जा वापस मिल जाएगी। यह सुनकर रिचार्डिस बोलता है कि यह सोचना डरावना है कि इंसान कितनी आसानी से मर जाता है। मैं पूरी तरह से डरा हुआ हूँ रोसलिन, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं रुक नहीं सकता, इसलिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। रोशन बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे कंधे में लगी हुई है। रिचार्डिस बोलता है कि तुम अपनी तेज लातों के साथ मेरे पास आओ। रोशन बोलती है कि मेरे पैर भी घायल हो गए हैं। इस पर रिचार्डिस बोलता है कि तो फिर चाहे रेंग कर ही मेरे पास आ जाओ। रिचार्डिस बोलता है कि रोसलिन, जब मैं तुम्हारे पास ना हूँ तो प्लीज मरना मत। तभी नाथन जोर से चिल्लाता है कि माँ महिम बाहर देखिए। रिचार्डिस उठ जाता है और सामने की ओर देखता है कि रोसलिन बुरी हालत में गिरी हुई है। रोसलिन पूरी खून से लथपथ थी, जिसे देखकर रिचार्डिस घबरा जाता है और मन में सोचता है कि फ्रैगमेंट का लक्षण तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रोसलिन बोलती है कि अब मैं ठीक हूँ, हमारा कोई भी पीछा नहीं कर रहा है। रिचार्डिस रोसलिन को हक कर लेता है, उसे बड़े प्यार से कहता है कि बहुत अच्छे, चलो अब साथ में धीरे धीरे चलते हैं। रिचार्डिस अपनी दैवीय शक्तियों के साथ रोशनी को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्तियां काम नहीं करती हैं, जिसे देखकर वो सोचता है कि मुझे पता था कि मैं जार के इलाज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यह पहली बार है जब मेरी पवित्र शक्तियां केवल इसके ऊपर घूम रही हैं और बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं। कहीं यह इस कारण तो नहीं कि लत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी भले ये थोड़ा सही हो, भले ही पवित्र शक्तियों का सबसे छोटा सा अंश भी काम कर सके, प्लीज। रोसलिन की यह हालत देखकर सर रेमंड घर के बाहर रोने लगता है, जिसे देखकर नाथन उसे कहता है कि सर रेमंड, आप अंदर जाकर क्यों नहीं देखते कि क्या हो रहा है? जब से डेम रोसलिन जूनियर नाइट थी तब से आप उनके साथ हैं। अपने आप को चुप कराने के लिए रेमंड अपने आप को एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर कहता है कि रोसलिन ने अपना कर्तव्य निभाया है, अब मुझे भी अपना कर्तव्य निभाना है। फिर नाथन अपने मन में सोचता है कि हाल ही में महामहिम ने डेम रोजन को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि वो एक नाइट थी जिसने प्रयास किया और बहुत कुछ हासिल किया।
लेकिन सच यह है कि माँ महिम ऐसी स्थिति में है जहाँ वे किसी को जितना महत्व देते हैं उतना ही कष्ट भी उठाते हैं। बदकिस्मती से आज के दिन कुछ ज्यादा ही। और इसी के साथ वो रात यहीं समाप्त हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद रोशन के मन में कुछ पुरानी यादें याद आती हैं। पकड़ो इसे और पूरी तरह मार डालो। वो अशुभ अस्तित्व जो माधवी पर अंधकार लाता है। जंगल की छाया मनुष्य को हानि बचाती है। नहीं, ये सच नहीं है। जंगल की गहराई में छाया इंसानों को खा जाती है। हमने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। चलो जंगल में और आगे जाकर छिप जाते हैं ताकि हम तब तक खुश रहें जब तक कि हर कोई हमें भूल ना जाए। रोशनी की इस याद में एक अन्य व्यक्ति भी होता है जो कि कहता है कि नहीं, हमें लड़ना होगा और उन्हें मारना होगा जब तक कि हमें चोट पहुंचाने वाला कोई बच ना जाए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वापिस जरूर लौटूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वो राक्षस बनकर जिसके बारे में तुम बात करती थी, अशुभ अस्तित्व, वो अंधकार जो मनुष्य को हानि पहुंचाता है और भस्म कर देता है, जैसा कि तुम हमेशा चाहती थी। हम कि तभी रोशन की आंखें खुल जाती है और वो उड़ जाती है। रोशन अपने आप को एक कमरे में देखकर एकदम हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ये जगह कहाँ की है। कि तभी खिड़की को तोड़कर मैकरों से अंदर आ जाती है और उसे कहती है कि तो तुम आखिरकार उठी गई। तुम पागल लड़की, कि तुम जानती भी हो कि मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंतित थी। रोजिन सीधा उससे पूछती है कि माँ मैम कैसे हैं। यह सुनकर मैकरॉन रोजिन को अपनी चोंच से मारने लगती है और कहती है कि मैं चिंतित थी क्योंकि तुम लगभग मर चुकी थी और जीवन में वापिस आ गई थी, और तुम्हें इस बारे में चिंता है। कितने शर्म की बात है। तुम्हारा चांदी के बालों वाला इंसान तुमसे बेहतर है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ की कमीनों के लिए भी यही बात है। रोजी कहती है कि यह मेरा चांदी के बालों वाला इंसान नहीं है, और तुमने अन्य नाइट्स की देखभाल करने की मेरी विनती सुन ली। मैक्रोन बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारे अनुरोध के कारण उन मूर्ख मनुष्यों की मदद करने गई थी, और जब मैं वापस आई तो तुम इस हालत में थी। उफ, तुम कितनी मूर्ख हो। रोजी बोलती है अच्छा, वैसे ये जगह कौन सी है। मैक्रोन बोलती है तुम अब पूछ रही हो। बाल्टा के साथ वार्ता से सफलतापूर्वक लौटने के कुछ ही समय बाद इलाबेनिया के प्रतिनिधि मंडल पर ब्लैक मून द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। मृत नाइट्स के शवों को इकट्ठा करने के लिए सीमाओं को तोड़ दिया गया। बाल्टा के राजा हिक्सलादोन के सहयोग के कारण मरे हुए नाइट्स के शवों को ढूंढने के समय कुछ नाइट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि प्रतिनिधि मंडल में शामिल 105 नाइट्स में से जो नाइट्स वापस नहीं आ सके वे 38 थे। यह कोई युद्ध भी नहीं है, इसलिए यह डरावना है। दूसरा नाइट बोलता है कि यह एक चमत्कार है क्योंकि उन्होंने ब्लैक मून का सामना किया था। एक और नाइट बोलता है कि वे इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे पेलिकेशन को उनके प्रस्थान से पहले ही मून के घाट उतार दिया गया था। दूसरा नाइट बोलता है कि यह सच है, हालांकि मुझे यकीन है कि उच्च अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। तभी एक नाइट एकदम से घबरा जाता है और चिल्ला पड़ता है, जिसे देखकर दूसरा नाइट पूछता है कि क्या हुआ। वो घबराया हुआ नाइट बोलता है अरे, तुमने यह नहीं कहा था कि यह केवल एक ही व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी थी। दूसरा नाइट बोलता है कि हाँ, उन्नत नाइट रोजी नेस्टर वो अकेली यहाँ रह गई थी और उन्होंने अकेले ही छाया संगठन के सदस्यों का सामना किया था। घबराया हुआ नाइट सामने के दृश्य को देखकर कहता है कि लेकिन क्या ये सब सच में किसी इंसान ने किया है? महल में भी कुछ नौकरानियां इस घटना के बारे में, रोशनी के बारे में बात कर रही होती हैं कि तभी एक औरत वहां से गुजरती है और सीधा रोशनी के कमरे में चली जाती है और कहती है कि तो आखिरकार हमारी स्लीपिंग ब्यूटी उठ ही गई। मैंने खिड़की तोड़ने की आवाज सुनी और नौकर चौंक गए थे क्योंकि यह अतिथि कक्ष में था। खैर, मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो डेम रोसलिन। रोसिन और मैकरन एकदम से हैरान रह जाते हैं कि रोसिन पूछती है तुम हो कौन। वो औरत बोलती है मैं अपना परिचय देने में लेट हो गई हूँ। मैं ड्राइथोनवर्स की सेसिल हूँ। मुझे तुम्हारे प्रति गहरी भावनाएं विकसित हो गई होंगी क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी कई बार लेटे हुए देखा है डेम, क्योंकि तुम पहले भी इस तरह सुरक्षित रहते हुए कुछ बार जाग चुकी हो। रोजी बोलती है परेशानी के लिए माफ करना, मैं रेड बिल वालों की रोजिन हूँ। सेसिल बोलती है अरे नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। जब भी तुम पास आती हो डेम तो यह हमेशा एक ऐसी घटना होती है। चीजों को सामने आते देखना काफी मनोरंजक होता है।
मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि तुम्हें परलोक में घूमते दिखना मेरे लिए मनोरंजक है, इसलिए मुझे गलत मत समझना। तभी पीछे से एक नौकरानी आकर कहती है कि क्षमा करें काउंट, काउंट स्टील होर्सू अतिथि को देखना चाहेंगे। सेसिल बोलती है कि जैसे मैंने बात करना शुरू किया, देखिए मेरे पास बोर होने का कोई समय नहीं है। हम समझ रहे हैं। कितनी बार हम उसे बताएंगे कि मेहमान अभी भी बेहोश हैं। जांचें कि वह बूढ़ा आदमी बूढ़ा है या नहीं। मैं जानती हूँ तुम अभी भी उठी हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें देखना चाहते हैं डेम रोजलिन। यह बकवास चल रही है कि तुम्हें वापस राजधानी लाया जाना चाहिए और सभी प्रकार के लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। पकड़े जाने का शब्द सुनकर रोजिन और मैक्रोन थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन सेसिल कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है। यह ड्रायथॉन बुश का काउंटी विस्ता आयरन फोर्ट्रेस है। मेरी मंजूरी के अलावा कोई व्यक्ति यहाँ कदम भी नहीं रख सकता है, भले ही तुम्हारी पहचान। अच्छा, हम पहले खाना क्यों नहीं खाते? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत सारे सवाल होंगे, है ना? खाने के समय रोजी उनसे पूछती है कि क्या राजकुमार चार्ल्स ठीक है? सेसिल बोलती है कि वो कल शाही महल के लिए रवाना हो गए थे और हाँ, वो ठीक हैं। यह सुनकर रोजी काफी खुश हो जाती है। यह देखकर सेसिल अपने मन में सोचती है कि क्या यह कहना चाहती है कि दूसरा राजकुमार उसकी अपनी भलाई से अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि इसमें पूरे स्वराज्य में उसकी ही पूछताछ हो रही है। मेरा मतलब है, अगर सोचा जाए तो दूसरा राजकुमार भी असामान्य रूप से सावधान था। वह उसके प्रति बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक था। जरा सोचिए, उसने उसके साथ बहुत सावधानी से व्यवहार किया। फिर सेसिल बोलती है कि उन्हें एक भी चोट नहीं आई थी और वो बिल्कुल स्वस्थ थे। तुम्हें इतनी चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पूरे 5 दिन तक बेहोश रही थी। रोशनी यह सुनकर एकदम से हैरान रह जाती है और कहती है कि मैं 5 दिन तक बेहोश थी, इसका मतलब। तभी सेसिल बोलती है, क्यों, क्या हुआ? क्या कुछ परेशानी है? रोशनी बोलती है, इसका मतलब मैंने पिछले 5 दिन से कुछ नहीं खाया। सेसिल सोचती है कि मुझे लगता है कि मामा इनको अभी गहरी भावनाएं आ रही हैं। फिर सेसिल कहती है कि तुम्हें जल्दी से खाना चाहिए। माँ महीम ने हमें सूचित किया है कि तुम जैसे ही उठो तुम्हें मांस दिया जाए, और बीमारी वाले खाने की बकवास नहीं। उन्होंने कहा था कि तुम्हें कोई भी सस्ता मांस नहीं खिलाना है, बल्कि स्वादिष्ट मांस खिलाना है। रोसिन और मैक्रोन मीट को देखते ही रह जाती हैं और फिर एकदम से मीट पर टूट पड़ती हैं और खाने लग पड़ती हैं। यह देखकर शशील थोड़ी खुश हो जाती है और फिर नौकरानी को और ज्यादा खाना लाने के लिए कहती है। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें खाना पसंद आया? रोसलिन अपना सिर हिलाकर हाँ करती है। सेसिल कहती है कि यह रात की बात है। अच्छा, खाते समय ध्यान से सुनो, क्योंकि यह अप्रासंगिक है। एक अफवाह पूरे साम्राज्य में फैल गई है। डेम रोजिन, सभी कह रहे हैं कि तुम एक राक्षसी इंसान हो। क्या यह सच है? दूसरी तरफ काउंट होर्सू अपना गुस्सा निकाल रहा होता है कि यह कैसा अपशकुन है। रेड बिलवायरों की सबसे बड़ी बेटी और द्वितीय राजकुमार एक राक्षसी मानव है। हमें जल्द से जल्द उस राक्षसी इंसान को बाहर निकालना होगा। ब्लैक मून की अशुभ शक्तियों वाले मनुष्य, हम उसे महामहिम के पास नहीं रख सकते। यह शक की बात है कि वो ब्लैक मून के कमीनों से बचने में सफल रही, जबकि वो सिर्फ एक महिला है। तुम्हें नहीं लगता कि वो इनके साथ मिली हुई है? यह सुनकर रेमंड गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारता है और कहता है कि मैं इस राय की इजाजत नहीं दे सकता। मैं रेमंड एंडी, व्हाइट नाइट्स कैवालरी कोर्डर का उप कप्तान, अपने सम्मान की शपथ लेता हूँ कि डेम रोजी ने वास्तव में अपने असाधारण कौशल से हमारी रक्षा की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी नाइट्स इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। तभी रिचार्डसन बोलता है कि भले ही डेम रोजिन एक राक्षसी मानव थी और भले ही यह रेड विलबैरो द्वारा छोड़ दी गई थी, लेकिन यह सच्चाई नहीं बदली जा सकती कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह बुरा कर्मा मेरे जीवन से भी अधिक मूल्यवान है? इससे पहले कि काउंट होर्सो कुछ बोलता, तभी एल्पेडी बोलता है, क्योंकि मेरे छोटे भाई को इदलबीम और ग्रीन टेरेनियन दोनों का आशीर्वाद मिला है। यह कितनी खुशी की बात है कि वो सुरक्षित वापस आ सका है। जब वो सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गया है तो उसके साथ एक राक्षसी मानव भी मौजूद है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? यह सुनकर रिचर्ड्स बोलता है कि भाई, मुझे मेरे प्रति आपकी इतनी गहरी चिंता का पता नहीं था।
मुझे चिंता थी कि आप व्यस्त होंगे, हालांकि आपकी चिंताओं के कारण ही मैं सुरक्षित वापस आ सका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में अपनी यात्रा में मुझे पर्याप्त से अधिक प्राप्त हुआ है। एलपीडी बोलता है कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। दूसरी तरफ हमें रोजन के द्वारा दिखाया जाता है, जिसमें वो कहती है कि नहीं, मैं एक राक्षसी मानव नहीं हूँ। सेसिल बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही ब्लैक मून के खिलाफ अपना बचाव किया था। रोज़ेन झूठ बोलती है कि हाँ, क्योंकि वे बहुत कमजोर थे। सेसिल दोबारा पूछती है कि उन्होंने कहा कि जंगल का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। रोज़ेन कहती है हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। सेसिल जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा बेशर्म हो। मुझे ये पसंद आया। फिर नौकरानी और भी ज्यादा खाना ले आती है। सेसिल कहती है कि मुझे यकीन है कि वाइल्ड नाइट कैवलिक ऑर्डर की वापसी के बारे में सुनने वाले लोगों की प्रतिक्रिया तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी होगी। यह अपेक्षित है क्योंकि तुम उस त्रासदी से जीवित वापस आ गई हो जो घटित होने वाली थी। लेकिन जिस व्यक्ति को सबसे अधिक ध्यान मिल रहा है वो तुम हो, रेड व्हीलबैरो की डेम रोसलिन। एक शख्स से भरा मजबूत नाइट जिसने फ्रेगमेंट की लत पर काबू पा लिया, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। काउंट रेड बिलवायरों ने इन अफवाहों का सामना करने के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने शाही परिवार को 23 पन्नों का एक लंबा स्पष्टीकरण दिया। उसमें यह लिखा था कि बड़े खेद के साथ मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि साम्राज्य के राक्षसी मनुष्य को अस्वीकार करने के लंबे इतिहास के कारण हमारे पास जन्म से ही मेरी बेटी के बचाव छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इस पृष्ठभूमि के कारण मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि यह वफादार और यूके नाइट दूसरे राजकुमार को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपना जीवन का बलिदान देना चाहता था। मुझे आशा है कि आप उसके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं, और इस मामले में मुझे आप पर आपके वफादार और विश्वास योग्य सेवक के रूप में पूरा भरोसा है। यह सुनकर रोजन कहती है कि मेरे पिताजी ने कहा। जैसिल बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि जब तक तुम सीमा पर आई, क्या ड्राइथोनबस और एडमिरो बैरो का ऑर्डर्स आपका समर्थन करने के लिए वहां मौजूद थे? पिछले 5 दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। रोसलिन कहती है कि मेरे पिताजी ने मुझे एक राक्षसी मानव कहा, लेकिन मैं तभी मैक्रोन गुस्से से बोलती है कि अरे बेवकूफ, थोड़ा सा तो सामान्य ज्ञान रखो। रोसलिन बोलती है कि अरे हाँ, सही कहा, मैं एक राक्षसी मानव हूँ। सेसिल कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम खुद को उजागर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि साम्राज्य का राक्षसी मनुष्य को अस्वीकार करने का एक लंबा इतिहास रहा है। यहाँ तक कि अब इस साम्राज्य के सभी नागरिक यह मानते हैं कि यदि तुम एक राक्षसी मानव हो तो तुम स्वचालित रूप से माल्टा के ब्लैक मून के पक्ष में होंगे। लेकिन तुम्हारी परिस्थितियों अभी थोड़ी अलग है, डेम। तुम काले चंद्रमा को जीने के लिए काफी शक्तिशाली हो, और दूसरे राजकुमार रिचार्डिस के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए पर्याप्त वफादार हो। इसके अलावा तुम एक विश्वसनीय राक्षसी मानव हो जो एक अत्यंत कुलीन परिवार से है, और तुम्हारा इतिहास बहुत विस्तृत है। दूसरी ओर इसका मतलब है कि तुम्हें अधिक ध्यान और प्रशंसा मिलेगी, जबकि तुम्हारी शक्ति के कारण सभी लोग सतर्क हैं, वे सभी इसकी प्रशंसा भी करते हैं। ऐसी स्थिति में जिस गति में अफवाहें फैल रही हैं, वो मेरी समझ से परे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इन्हें फैलाया है। ये बातें सुनकर टीम रोजिन अपना खाना छोड़ देती है, जिसे देखकर सेसिल सोचती है कि क्या इसे एहसास हुआ कि वह कितनी गंभीर स्थिति में है और उसकी भूख खत्म हो गई? कितना दुखद है। बेशक यह अभी भी उसके लिए सबसे अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन तभी रोजिन को उसके सामने मैक्रोन वाली मिठाई दिखाई देती है, जिसे देखकर मैक्रोन और रोजिन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वह उसे खाने लग पड़ते हैं, जो कि बहुत ही स्वाद होता है। यह देखकर सेसिल सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टीम रोजिन को अभी वर्तमान स्थिति के बारे में ज्यादा विचार ही नहीं है। दूसरी तरफ हमें माल्टा में राजकुमार अकाबे को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि उनके 32 हैं और हमारे यहाँ 8। प्रधानमंत्री जी, यदि हम ऐसा कहेंगे तो इसे वाइल्ड नाइट्स को आल्ड्रिक ऑर्डर के प्रति अनुचित व्यवहार माना जाएगा। क्या यह कहना सही नहीं होगा कि उनके यहाँ 38 लोग मारे गए और हमारे यहाँ केवल 8 लोग बचे हैं? जब हमने 8 जीवित बचे लोगों को भेजा था, तो उनके प्रतिनिधि मंडल की संख्या की तुलना में कितने गुना लोग थे। कितनी शर्मिंदगी की बात है। प्रधानमंत्री बोलता है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मामहीम। अकाबे बोलता है कि ड्राइथोनबुस और रेड व्हीलबैरो ऑर्डर से प्रतिनिधि मंडल को मदद क्यों मिली। एक तटस्थ है और दूसरा प्रथम राजकुमार का समर्थन करता है। उनके पास दूसरे राजकुमार का समर्थन करने का कोई कारण नहीं है। प्रधानमंत्री बोलता है कि
मुझे ड्राई थॉर्नवुड्स का इरादा नहीं पता, लेकिन रेड व्हीलबैरो कि तभी हकाबे बोलता है कि अरे हाँ, रेड व्हीलबैरो से एक नाइट थी, क्योंकि वो द्वितीय राजकुमार की प्रत्यक्ष रक्षक थी। मुझे यकीन है कि वो पहले ही मर चुकी होगी। मैंने सोचा था कि अगर वो मर गई तो यह दुखद होगा, क्योंकि वो मनोरंजक थी। क्या मुझे उसे रोक लेना चाहिए था? जितना मैंने सोचा था, मुझे उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा है। प्रधानमंत्री बोलता है कि जाहिर है कि उस नाइट ने अकेले ही 30 से अधिक हथियारों का सामना किया था। यह सुनकर अकाबे हैरान रह जाता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। प्रधानमंत्री बोलता है कि केवल एक जीवित व्यक्ति ही वापस आया और उसने हमें घटना की जानकारी दी। वो सिर से पैर तक घायल हो गया था, क्योंकि उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, इसलिए उसकी बातों पर विश्वास करना कठिन है। वो डर के मारे जो भी मन में आया कह जा रहा था। हकावी बोलता है कि भले वो एक राक्षसी मानव हो, वे केवल शारीरिक रूप से अपने शरीर को आंशिक रूप से ही बढ़ा सकते हैं या उनमें अलौकिक शक्तियां हो सकती हैं। अरे हाँ, ऐसे प्राणी भी हैं जो राक्षसों की तरह अपना रूप बदल सकते हैं और राक्षसी मनुष्यों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वो परछाइयाँ। ऐसा कहकर आकाबे जोर से अपने हाथों से ही शीशा तोड़ देता है और कहता है कि अगर किस्मत में ऐसी कोई चीज है तो क्या ये वही नहीं है, प्रधानमंत्री? क्योंकि दुनिया हमारे रास्ते में आ चुकी है। हाँ, मुझे पता था कि एक कारण था जिसके कारण मैं उस क्षण उसकी ओर आकर्षित हो गया था जब मैंने उसे देखा था। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देता। इस गलती ने मुझे अंदर तक चोट पहुंचाई है। हम अगले कुछ समय तक दूसरे राजकुमार का पीछा नहीं करेंगे। उसकी बुरी बातों पर ध्यान देकर अपना स्कोर कम करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ से अनुबंध कराइए। अच्छा, नहीं नहीं, पत्र द्वारा संवाद करने में बहुत समय लगता है। मैं खुद इलेवेनिया जाऊंगा। रोजिन, क्या तुम मेरी ब्लैक मून तो नहीं? फिर हमें इलेवेनिया के वर्तमान सम्राट रेनो के बारे में बताया जाता है, जिसके साम्राज्य में एक नेता के रूप में हमेशा समर्थन की कमी रही है। रईसों के बीच गलतफहमी के कारण वो बड़ी मुश्किल से सिंहासन सुरक्षित कर पाया था, और क्योंकि उनके पास अपने पूर्वजों की तुलना में सबसे कम पवित्र शक्तियां थी, इसलिए ऐसा लगता था कि यह उन्हें हमेशा नीचे खींच रही थी। इससे नागरिकों के मन में सम्राट के प्रति गहरा संदेह पैदा भी हो गया, और सम्राट रेनो भी अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एल्पेडियो की उत्कृष्ट पवित्र शक्तियां को लेख करने पर भी रोक लगा दी थी जब वह केवल 4 वर्ष का था। अगर दूसरे राजकुमार रिचार्डिस एकदम से प्रकट नहीं होते तो सिंहासन पर दावा करने के लिए एलपीडी को अनगिनत लोगों का समर्थन मिला होता। सम्राट रेनो, जो राजकुमारों के बीच सिंहासन के लिए चल रही लड़ाई के कारण ही अपना सिंहासन बचा पाए थे, और उसे अब तक का सबसे खराब और कमजोर सम्राट करार दिया गया था। दूसरे राजकुमार ने राक्षसी शक्तियों से युक्त एक गहरे लाल रंग का टुकड़ा लाया। यह एकमात्र सबूत था जो उनके दीर्घकालिक दुश्मन ब्लैक मून की शक्ति का विश्लेषण करने में सक्षम था। यह सम्राट के लिए सबसे कीमती उपहार साबित होगा, जो अपने शासनकाल के दौरान अपनी शक्ति साबित करना चाहता था। फिर हमें सीजल को दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है कि जब दूसरा राजकुमार शाही महल में वापस आएगा तो उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। मुझे यकीन है कि प्रथम राजकुमार भी कुछ समय तक उसे छू नहीं सकेगा। उन्होंने संकट को सबसे उत्तम अवसर में बदल दिया है। मैं नहीं जानती कि क्या मुझे इसे अविश्वसनीय रूप से दुर्भाग्य कहना चाहिए, लेकिन यह अच्छी बात है क्योंकि अब वे विष्टा के ऋणी हैं। इस बार सम्राट हमारे प्रयासों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। मुझे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, और वो आदमी, उसे भी कुछ बदले में जरूर मिलेगा। हालांकि वो हमेशा किताब के अनुसार ही रहा है। मुझे संदेह है कि उसने कभी भी कुछ चाहा होगा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि रोशन का पिता होता है। रोशन इस वक्त होश में नहीं होती है, इसलिए उसका पिता उससे मिलकर वहां से जाने लगता है कि तभी सेसिल उससे बोलती है, मैंने सुना है कि आप दूसरे राजकुमार के साथ राजधानी जा रहे हैं। क्या आप अपनी बेटी के होश आने तक यहाँ नहीं रुकेंगे? रोशन का पिता बोलता है, इस घटना के कारण मुझे शाही महल में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, और वो हो, मेरा मतलब, मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि मैं अपनी बेटी को उठते हुए नहीं देख पाऊंगा। कृपया उसका अच्छे से ख्याल रखें। रोशन के पिता को झुकते हुए देखकर सेसिल अपने मन में सोचती है कि भले ही हालत गंभीर हो, अपनी आधी मरी हुई बेटी को छोड़कर राजधानी के लिए निकल जाना। मैं तो यह कहना चाहती थी कि यह एक हृदयहीन विदाई है, लेकिन यदि वो मेरे सामने झुक रहे हैं तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। फिर सेसिल बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि डेम रोजिन जल्दी उठ जाएंगी। उसे बहुत से लोगों का ध्यान और स्नेह मिल रहा है। मुझे यकीन है कि इधर भी उसकी मदद करेगी। रोशनी का पिता रोशनी की ओर देखता है और कहता है, अच्छा, ऐसी बात है।
काफी समय बाद हमें दिखाया जाता है कि रोजलिन कहीं जा रही है, लेकिन सिसिल उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। रोजलिन कहती है कि मैं राजभवन जा रही हूँ। सिसिल बोलती है, नहीं नहीं, तुम एक मरीज हो लेडी, आपको ज्यादा आराम की जरूरत है। रोजलिन बोलती है, मुझे बिल्कुल भी बीमार महसूस नहीं हो रहा है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। सिसिल बोलती है, सोसाइटी किसी मरीज को बेहोशी और गंभीर चोट से उठने के तुरंत बाद स्वस्थ नहीं मानता। ये सुनकर रोजलिन काफी नाराज हो जाती है, जिसे देखकर सचिन मन में सोचती है कि हाँ, निश्चित रूप से एक नाइट को एक कमरे में बंद करना काफी अजीब लगेगा, जब वो इतनी गर्म खून वाली है कि पूरे जंगल को अगवा कर सके। लेकिन दूसरे राजकुमार ने मुझसे कहा है कि रोजलिन की तब तक रक्षा करो जब तक कि उसके साथ बेहतर व्यवहार न किया जा सके। और रोजलिन के पिता पटेल नहीं चाहते कि उनकी बेटी को हर जगह दिखाया जाए। फिर सेसिल रोजलिन से कहती है कि अरे हाँ रोजलिन, महल के बाहर एक छोटा सा बाजार खुला हुआ है, यदि तुम बोर हो रही हो तो टहलने क्यों नहीं चली जाती। मुझे प्रतिनिधि मंडल के कारण बहुत सारा काम निपटाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्या तुम अकेले जाने को तैयार हो? क्या मुझे तुम्हारे साथ किसी को ले जाना चाहिए? रोजी कहती है कि नहीं, ये ठीक है, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। फिर रोजिन और मैक्रोन दोनों बाजार पहुंच जाते हैं। मैक्रोन रोजिन से पूछती है कि रोजिन, क्या तुम पहली बार ऐसी जगह में आई हो? रोजिन कहती है, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैंने रेड विलवैरो महल पर ही अपनी आंखें खोली और तब से मैं इलेवेनिया के साई महल और बेल्टा महल में जा चुकी हूँ। तो ये पहली बार है कि मैं इस तरह की चीज देख रही हूँ। तभी बाजार में कुछ लोग रोजी के बारे में बातें करने लगते हैं कि यह तो वही राक्षसी इंसान है, जिसे सुनकर मैक्रोन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और हमला करने वाली होती है कि तभी रोजी उसे रोक लेती है और कहती है कि नहीं मैक्रोन, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। कैलिक्स ने कहा था कि यदि मैं निहत्थे लोगों पर हाथ उठाऊंगी या उन्हें चोट पहुंचाऊंगी तो मुझे एक बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह में भेज दिया जाएगा। रोशन की डरावनी आंखें देखकर सभी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। मैक्रोन बोलती है, कैलिक्स वो कौन है? रोजन बोलती है, ओ कैलिक्स, वो मेरा छोटा भाई है, वो बहुत ही प्यारा और दयालु है। तभी रोजन की नजर सेबों पर पड़ती है और वो उस दुकानदार के पास चली जाती है। फिर हमें कैलिक्स को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो सेसिल से पूछता है कि आपने क्या कहा काउंट? सेसिल बोलती है, तुम्हारी बहन बाजार में खेल रही है, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे इलाके में पड़ोस काफी सुरक्षित है, लोग भी सरल और ईमानदार हैं। कैलिक्स बोलता है, समस्या यह नहीं है। कैलिक्स घबराकर बोलता है कि समस्या यह है कि मेरी बहन बाजार में अकेली चली गई है। बाजार में रोजिन दुकानदार से पूछती है कि क्या मेरे लिए यह सेब खाना ठीक रहेगा? और फिर वो बिल्कुल सेम तरीके से हर दुकान में जाकर पूछती है वो कि क्या मैं इसे खा सकती हूँ, लेकिन सभी दुकानदार डर के मारे ही उसे हाँ कर देते हैं। और रोजिन भी सारे पकवानों को अपने साथ ले आती है, उन्हें बड़े प्यार से खाती है। रोजिन बोलती है कि मुझे इन्हें बदले में कुछ देना होगा। मैकरन बोलती है, जब मैं एक इंसान के रूप में रह रही थी तब मैं हमेशा एक व्यापार करती थी, क्या यहाँ स्थिति अलग है क्योंकि यह एक बड़ा गांव है? रोजी बोलती है, किसे पता, कैलिक्स ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सिखाया। तो दूसरी तरफ कैलिक्स का दिमाग परेशानी से फट रहा होता है। तभी हमें कैलिक्स के बचपन की यादें बताई जाती हैं, जिसमें कैलिक्स कहता है कि बहन, क्या आपको मालूम है कि पिताजी ने मुझसे अभी क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको अपने परिवार का हिस्सा ना मानूं। रोजिन कहती है, हाँ, आज से यही है। कैलिक्स बोलता है, यदि आप यहाँ नहीं है बहन, तो काउंट का नेतृत्व कौन करेगा? रोजिन कहती है, तुम यहाँ होगे गैल। कैलिक्स बोलता है, बहन, आप रेड विल वैरो को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ऐसी चीज कैसे कर सकते हैं? रोजिन बोलती है, यह इसलिए है क्योंकि अब समय आ गया है। यह सुनकर कैलिक्स रोने लगता है, जिसे देखकर रोजिन उसे चुप कराने की कोशिश करती है। फिर हमें इस समय वाले कैलिक्स को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि आखिर यह दूसरा राजकुमार कौन है जिसने मेरी दयालु और सौम्य बहन को फुसलाया है और अपने परिवार को, जो उसके मौजूदा जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है, त्यागने के समय का क्या मतलब है? लेकिन जब मैंने सुना कि मेरी बहन बेहोश होकर वापस आ गई है, जिस क्षण मैंने अपने घोड़े पर छलांग लगाई उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए अपने पिता के आदेशों की अवहेलना की, मुझे एहसास हुआ कि अब मेरा समय भी आ गया है। फिर कैलिक्स भी बाजार पहुंच जाता है और सामने बहुत सारे लोगों को देखकर सोचता है कि मैंने सोचा था कि यहाँ आने के बाद मैं उसे बड़ी आसानी से ढूंढ सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरी सोच से भी ज्यादा लोग हैं। तभी कैलिक्स देखता है कि बाजार में दो छोटी लड़कियां फूलों को बेच रही हैं।
फिर कैलिक्स उन छोटी लड़की के पास चला जाता है कि तभी छोटी लड़की कहती है कि आपका स्वागत है, 10 फूलों के लिए एक तांबा, क्योंकि आप हमारे पहले ग्राहक हैं, मैं आपको एक अधिक फूल दे सकती हूँ। कैलिक्स बोलता है मुझे सभी फूल दे दीजिए और मुझे पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कैलिक्स सभी फूल खरीद लेता है और आगे बढ़ जाता है कि वो सोचता है शायद मुझे उसे यह सब देने के लिए नहीं कहना चाहिए था। कैलिक्स ने उन लड़कियों से पूछा था कि क्या तुमने काले बालों वाली जवान लड़की को देखा है। बड़ी लड़की बोलती है कि हाँ, हमने उसे अभी 20 मिनट पहले यहाँ से गुजरते हुए देखा था। कि तभी छोटी लड़की अमली बोलती है कि क्या हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि वो कैसे हंस की माँ की दुकान पर गई और कबाब का एक गुच्छा ले लिया। ऐसा नहीं लगता कि उसने उनके लिए पैसे दिए थे। बड़ी लड़की बोलती है एमिली चुप हो जाओ। ये सुनकर कि रोजी ने बिना पैसे दिए खाना ले लिया, कैलिक्स परेशान हो जाता है। फिर कैलिक्स सबसे पहले सेब वाले दुकानदार के पास जाता है। वो उसे उसके पैसे दे देता है। फिर वो उन ब्रेड वाले दुकान में जाता है और उन्हें भी पैसे चुका देता है। पैसे वापस मांगकर वो कुक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अंत में वो कबाब वाले के पास जाता है। कबाब वाला बोलता है कि तुम्हारा मतलब डेम रोजन से है। उसने हमारे स्टोर में ढेर सारे कबाब खाए। उसने इन्हें इतना स्वाद से खाया कि वहां से गुजरने वाले सभी लोगों ने भी उन्हें खरीद लिया और खाया। उसकी पत्नी बोलती है कि क्योंकि हमने हमारे उत्पादों को बढ़ावा दिया है, इसलिए आपको हमें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। कैलिक्स बोलता है नहीं, मैं आपको भुगतान कर दूंगा। पैसे देने के बाद कैलिक्स रास्ते में चल ही रहा होता है कि तभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि देखो ये तो वो अमीर और प्यारा कैलिक्स है। यह कितना प्यारा है। देखो इसने वो सभी फूल अपनी बहन के लिए खरीदे हैं। उसकी बहन ने सही कहा था कि उसका दिल सबसे अच्छा है। ये सारी बातें सुनकर कैलिक्स शर्मा जाता है और वहां से भाग जाता है और कहता है कि बहन, आखिर तुमने मेरे बारे में क्या क्या कहा है। थोड़ी देर चलने के बाद कैलिक्स सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने जो फूल खरीदे हैं उनसे काफी गलतफहमी पैदा हुई है। कि तभी कैलिक्स की नजर एक प्यारी लड़की पर पड़ती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रोजिन होती है। कैलिक्स को देखकर रोजी एकदम से हैरान रह जाती है और कैलिक्स के ऊपर कूद पड़ती है। कैलिक्स बोलता है बहन, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। रोसलिन की इतनी ऊंची छलांग को देखकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि उन्होंने कहा था कि वह एक राक्षसी मानव है, उसकी छलांग तो देखो। अब इन्हें देखा जाए तो भाई और बहन दोनों एक समान ही लगते हैं, लेकिन कैलिक्स बहुत ही ज्यादा क्यूट है। कैलिक्स और ज्यादा शर्मा जाता है और शर्माते हुए कहता है कि बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन रोजी कोई जवाब नहीं देती और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कैलिक्स मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि वो अपनी चोटों से काफी हद तक ठीक हो गई है। रोजिन कैलिक्स को सवाल भरी आंखों से देखती है, लेकिन कैलिक्स कहता है कि अरे नहीं, कुछ नहीं। फिर तभी कैलिक्स अपनी बहन को हक कर लेता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप सही सलामत वापस आ गई हो। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर रोजिन कैलिक्स को बड़े प्यार से हक कर लेती है और कहती है कि हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आए तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।